और बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज गौतम बुद्ध नगर से बिहार जाएंगे मजदूर। 4 स्पेशल ट्रेनों से बिहार रवाना किया जाएगा 6000 मजदूर। दादरी और दनकौर से 2-2 ट्रेन रवाना होंगी बिहार। तो गौतम बुद्ध नगर में रहने वाले बिहार के 6000 श्रमिकों को लेकर आज 4 ट्रेनें बिहार के लिए रवाना होंगी। 2 ट्रेन दादरी और 2 दनकौर रेलवे स्टेशन से रवाना की जाएंगी। सुबह 11 बजे दादरी से औरंगाबाद के लिए रवाना होंगी, तो दूसरी ट्रेन 12 बजे दनकौर से बक्सर के लिए चलेगी। वहीं 3 बजे दादरी से एक ट्रेन सासाराम और 4 बजे चौथी ट्रेन दनकौर से सिवान के लिए भेजी जाएगी। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, किस तरीके की तैयारियां हैं और जो बुनियादी सुविधाएं चाहिए जिसकी शिकायत बार बार आ रही है, क्या वो सारे इंतजाम पुख्ता हैं? जी बिल्कुल अवधेश, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये इस वक्त दादरी स्टेशन है और यहाँ पे देखिए तमाम सारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग के तहत यहाँ पे खड़े हैं और सभी का टिकट बाकायदा चेक किया जा रहा है। अगर बात करें तो बाकायदा आरपीएफ यहाँ पे लगी हुई है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस के जो फोर्स है वो भी यहाँ पे तैनात है, वो भी यहाँ पे लगे हुए हैं। और एक एक जितने भी यात्री जा रहे हैं सबका बाकायदा टिकट चेक होने के बाद ही उनको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। सबकी बाकायदा स्क्रीनिंग की जा रही है। 11 बजे पहले ट्रेन छूटेगी। कई सारे यात्री यहाँ पे हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, आप कहाँ जा रहे हैं? आप लोग बिहार सर। बिहार। कितने दिनों के बाद आप लोगों को ये टिकट मिल रहा है? 14 दिन के बाद। 14 दिन के बाद टिकट आपका कंफर्म हो गया? कंफर्म तो नहीं हुआ सर। टिकट नहीं है? आप बताइए, कितने दिनों बाद घर जा रहे हैं? अरे घर तो 2 महीना हो गया सर। 2 महीने के बाद लॉकडाउन बंद थे। खुशी है ना सर? बिल्कुल अविनाश, ये दर्द बहुत बड़ा है, लेकिन अब खुशी कैसी है वो समझने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। मेरठ से बलराम भी लगातार बने हैं। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आएंगे तो तस्वीर आपको मेरठ की भी दिखाएंगे और तस्वीर दादरी और दनकौर की भी दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर राहत की 4 रेल आज रवाना होने जा रही है। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। जब पसीने वाली खुजली सताए तो आप ना रह पाए, इसलिए अपना ये एंटी फंगल पाउडर अब्सॉर्ब। इसका डबल एक्शन फॉर्मूला पसीना कंट्रोल करे, खुजली रोके। तो अब खुजली नहीं, अब्सॉर्ब करो। Prestige Education Foundation campuses in Indore, Devas and Gwalior. 60+ courses in management, law and engineering. 13,000 students every year. 45,000 alumni around the world. 450 recruiters every year. 100 national educational awards. Autonomous, NAC A and NBA accredited. Stay home, stay safe. आपके पास चौहान सर की गाइड है क्या? अरे चौहान सर की क्लास है ना? अरे हाँ यार, चौहान सर? हाँ, लाइव क्लास। 3 कैरेमल कस्टर्ड। जिनका हो एग्जाम्स क्रैक करने का ऐसा जुनून, उनका तो हक बनता है ना इंडिया के टॉप एजुकेटर से सीखने का। फॉर ओवर 30 एग्जाम्स, अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। पूरे प्रदेश की और आपके शहर की सुबह, दोपहर या शाम की देखिए, पढ़िए और समझिए हर खबर abpganga.com पर। एबीपी गंगा के सारे कार्यक्रम अब बस केवल 1 क्लिक दूर। साथ में तमाम ओरिजिनल डिजिटल कंटेंट भी मिलेगा भरपूर। बचत और निवेश की खबरें भी हैं सारी। मनोरंजन जगत की यहाँ पूरी जानकारी बस यहाँ और कहाँ, abpganga.com पर। रात की धड़कन जब तक तारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। नन्ही सी हंसी, भोली सी खुशी, फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। जब तक ये अंधियारा मिट नहीं जाता, कई ऐसे कर्मयोद्धा बिना रुके, बिना थके, दिन रात अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सौ चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। हेडलाइंस के सह प्रायोजक अब गर्मी को कहो गुड बाय थर्मोकूल कूलर्स के साथ। आरएचएल गोल्ड 500 HD सरिया, तौल से छुटकारा पाएं, सरिया गिनकर घर ले जाएं।
औरैया में मजदूरों के साथ दर्दनाक हादसा, 24 मजदूरों की दर्दनाक मौत। सीएम ने मांगी हादसे की रिपोर्ट। नप सकते हैं लापरवाह अफसर। राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश ने जताया दुख। यूपी श्रम कानून अधिसूचना निरस्त। हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले ही सरकार ने रद्द किया फिर से 8 घंटे की अधिकतम सीमा। मेरठ में एक साथ 26 नए मामले, आंकड़ा पहुंचा 300 पार। यूपी में कोरोना का आंकड़ा 4000 पार। यूपी में कोरोना से मौत की लगने वाली है सेंचुरी। प्रयागराज में सीआरपीएफ जवान ने खत्म किया पूरा परिवार। पत्नी और बच्चों की हत्या के बाद किया सुसाइड। मचा हड़कंप। नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। बड़ी खबर का रुख करते हैं। औरैया हादसे के बाद भी प्रशासन सबक लेने को तैयार नहीं है। सीएम के आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं। कई जिलों में अभी भी ट्रकों में मजदूरों की भीड़ है। कानपुर, जौनपुर, वाराणसी, मेरठ में मजदूर परेशान हैं, ट्रक से सफर कर रहे हैं। और कानपुर से तो हमने यहां तक तस्वीर आपको दिखाई जहां पर रामा देवी हाईवे पर चकेरी इंस्पेक्टर खुद मजदूरों को ट्रक पर बिठा रहे हैं, आगे रवाना कर रहे हैं। सवाल यह है कि औरैया में 24 मजदूरों की जान चली गई, मुजफ्फरनगर में 10 मजदूरों की जान चली गई, गुना में भी 10 लोगों की जान चली गई। कल 4 हादसे हुए, लेकिन क्या प्रशासन सबक लेने को तैयार नहीं है? क्या मजदूरों की मौत से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा? और सवाल हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि तस्वीरें आपके सामने हैं। और मेरठ का रुख करते सीधे बलराम हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, क्या स्थितियां हैं और मजदूरों की परेशानी कम हुई या वही हालात हैं भगवान भरोसे? देखिए अवधेश, एबीपी गंगा लगातार मजदूरों के जो पलायन है उसको लेकर के खबर दिखा रहा है और मजदूरों को किस तरीके से दिक्कत आ रही है उसको भी अपने दर्शकों को दिखा रहा है। अगर हम बात करें मेरठ की, तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार प्रशासन से कह रहे हैं कि वो लोग जो ट्रकों से, जो लोडरों से मजदूर जा रहे हैं उनको सीमाओं पर ही रोकें, उन्हें क्वारंटीन करें, उन्हें आश्रय गृह ले जाएं और उनके खाने पीने की पूरी तरीके से व्यवस्था कराएं। साथ ही उनको सरकारी वाहनों से, चाहे वो ट्रेन हो चाहे बस हो, उससे उनके गंतव्य तक भेजें। अगर इन बातों का प्रशासन पूरी तरीके से अमल करे और इसका पालन करे तो शायद जो हादसे हो रहे हैं उनमें काफ़ी हद तक कहा जाए तो अंकुश लग सकता है। लेकिन अवधेश, अगर हम मेरठ की बात करें तो यहाँ पर पूरी तरीके से प्रशासन लापरवाह नज़र आ रहा है। इस वक्त हम मेरठ में मौजूद हैं, दिल्ली और देहरादून हाईवे पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि जो मजदूर हैं वो सुबह से भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में कि कोई वाहन आए और उस पर ये बैठकर अपने गंतव्य तक जाएं। आप देख सकते हैं एक छोटी बच्ची भी है, इस धूप में खड़ी हुई है और इस चिलचिलाती धूप में जिससे लोग बीमार हो सकते हैं, यहाँ पर छांव का भी इंतज़ाम नहीं है। और आप देख सकते हैं एक महिला के गोद में एक छोटी सी बच्ची है, वो भी काफ़ी देखिए धूप से कुम्हला गई है, लेकिन उसकी भी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसी तरीके से आप देखिए कि हाईवे पे कुछ मजदूर हैं जो पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं इस इंतज़ार में कि कोई लोडर, कोई ट्रक आए और उस पर बैठ के वो अपने गंतव्य तक जाएं। ये तस्वीरें मेरठ की हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि यहाँ पर आप देखिए, मैं कैमरे के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ दूर दूर तक ना कोई पुलिसकर्मी आपको नज़र आएगा, ना प्रशासन का एक अधिकारी नज़र आएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि जो मुख्यमंत्री जी की अपील है प्रशासन से कि मजदूरों को सड़क से पलायन करने पर रोका जाए, उनको तुरंत क्वारंटीन सेंटर ले जाया जाए, उनके खाने की व्यवस्था की जाए, इसके अलावा उनकी सुविधाओं का भी ख्याल रखते हुए तत्काल उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने की कवायद की जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रशासन का कोई भी शख्स नज़र नहीं आ रहा है, न दूर दूर तक इनसे कोई पूछने वाला है कि आपने खाना खाया, रोटी आपको मिली कि नहीं मिली, आपको कहाँ जाना है। ऐसी तस्वीरें कई हैं। हम इन मजदूरों से ही पूछते हैं कि आखिरकार ये कब से यहाँ पर मौजूद हैं और आखिरकार प्रशासन का कोई भी बंदा इनके पास आया, इनकी सुध ली, इनको खाने की सुविधा या कोई चीज़ मिली है या नहीं मिली है। कहाँ से आप लोग आए? हम करतापुर से आए हैं। तो कहाँ जाना है आपको? फरुखाबाद जाना है। तो क्या प्रशासन का कोई भी शख्स यहाँ पर आया, आप लोगों से पूछा कि आप लोग कहाँ जाएंगे? अभी तक कोई नहीं आया है।
इस हाईवे में बैठ के कब तक बैठे रहेंगे? हम अपनी जान दे देंगे, क्या करें। जब किराए पे रह रहे थे, किराए से अगल हो गए हैं वहाँ किराए वालों ने। अब हम कहाँ जाए बताओ, कहाँ? ये बच्ची है छोटी सी, धूप में आप लिए खड़े हुए हैं। बताओ अब हमको तुम ही लोग बताओ, मैं क्या जाए? हाँ? आपके पास खाने वाने की सुविधा हुई, कुछ प्रशासन ने दिया? अच्छा बेटा, आपको ये खाना भी दिया है किसी ने? किसने? अच्छा, एनजीओ के जो लोग आए थे उन्होंने जो आपको खाना दिया वो दे रहे हैं, प्रशासन का कोई शख्स नहीं आया। तो ये तस्वीरें अवधेश आप खुद देख सकते हैं कि मेरठ की हैं, जहां पर प्रशासन का कोई भी शख्स यहां पर नहीं आया और इन लोगों की ना ही सुध ली कि आखिरकार आप लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, आप लोगों को कहां तक जाना है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। और यही वजह है कि इसी दुख के कारण लोग सड़कों से पलायन कर रहे हैं, पैदल ही अपने गंतव्य को जाने के लिए निकल चुके हैं। जिसको जो सवारी मिल रही है उस पर बैठ कर चला जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जब मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि इन हादसों पर अंकुश लगे, जो लेबर जा रही है उनको तत्काल वहीं रोका जाए, बिल्कुल उनके खाने बलराम, और जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, ऐसे में इन तस्वीरों को प्रशासन देखने के बाद ये भी सवाल उठता है कि अफसर कहां हैं, क्या कर रहे हैं, और क्या पूरा अमला केवल सरकारी रजिस्टरों को लाल, पीला और काला करने में लगा है ताकि बाद में दिखाया जा सके कि हमारे जिले ने कोविड काल में कितना काम किया, लेकिन क्या काम हो रहा है वो जमीन पर सबके सामने। शुक्रिया आपका तस्वीर दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि मेरठ से कुछ उम्मीद करना बेकार है। पीएफ घोटाले के आरोपी अयोध्या प्रसाद को बड़ा झटका लगा। ये बड़ी खबर, अयोध्या प्रसाद मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिलेगी। यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पूर्व एमडी रहे मिश्रा। इंजीनियर्स कर्मचारियों के पीएफ में घोटाले का आरोप इन पर था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और पीएफ घोटाले के आरोपी अयोध्या प्रसाद को झटका लगा। अयोध्या प्रसाद मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली। यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पूर्व एमडी है मिश्रा। इंजीनियर कर्मचारी जो पावर कॉरपोरेशन के थे उनके पीएफ में घोटाले का आरोप है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी का बहुचर्चित पीएफ घोटाला जिसमें एक आरोपी को बड़ा झटका लगा है। अयोध्या प्रसाद मिश्रा जो कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे जमानत के लिए, जमानत सुप्रीम कोर्ट ने देने से इनकार कर दिया है। और ये आरोपी कौन है ये भी आपको बता दें, यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पूर्व एमडी रहे हैं। इंजीनियर्स और कर्मचारियों के पीएफ में घोटाले का आरोप है और इसी के बाद जमानत की राह तलाशने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पीएफ घोटाले के आरोपी अयोध्या प्रसाद को बड़ा झटका लगा है। अयोध्या प्रसाद मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली। यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पूर्व एमडी है मिश्रा। इंजीनियर कर्मचारियों के पीएफ में घोटाले का आरोप है। राहत की राह तलाशने गए थे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, क्या जानकारी है? अगर बात करें तो अयोध्या प्रसाद मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दिया है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उनको जमानत चाहिए तो निचली अदालत में जाके या फिर हाई कोर्ट में जाके अपील करें। सुप्रीम कोर्ट से इनको अपील करने की कोई जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका नहीं सुनेगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। उनके लिए बड़ा झटका है। अब उनको दोबारा से हाई कोर्ट या निचली अदालत जाना पड़ेगा, जहाँ पे अपनी जमानत के लिए फिर से गुहार लगानी पड़ेगी। शुक्रिया अविनाश जानकारी के लिए। तो यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पूर्व एमडी अयोध्या प्रसाद मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली। बड़ी खबर प्रयागराज से भी है, जहां पर एक बार फिर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। इस बार ये वारदात सीआरपीएफ सेंटर के अंदर अंजाम दी गई, जिसमें एक सीआरपीएफ जवान ने पहले अपनी पत्नी, बेटे और बेटी की गोली मारकर हत्या की और फिर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वारदात की जानकारी के बाद मौके पर विभाग के आला अधिकारियों के साथ पुलिस अधिकारी भी पहुंचे हैं। हालांकि अभी तक वारदात के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई है। बताया यह भी जा रहा है कि परिवार में कलह का माहौल था और ये एक बड़ी वारदात सामने आई है। सीआरपीएफ के जवान ने पूरे परिवार की गोली मारकर हत्या कर दी। अब इस पूरे मामले की जांच हो रही है। प्रयागराज सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में यह बड़ी वारदात हुई है। और सीधे रुक करते हैं प्रयागराज का। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, 3 दिन में 2 घटनाएं ऐसी आई जहां पर पूरे परिवार खत्म हो गए।
पहला मामला ऐसा था कि घर के भीतर ही भेदी था, लेकिन ये जो दूसरा मामला सामने आया है, क्या कुछ खुलासे अब तक हो पाए इसमें? जी बिल्कुल, ये आज सुबह 7 बजे की घटना है। ग्रुप सेंटर में जो ड्राइवर का काम करते थे, विनोद यादव नाम था, वो प्रयागराज के ही मेजा इलाके के रहने वाले थे और यहाँ जो रिहायशी कॉलोनी है, इसी रिहायशी कॉलोनी में यहाँ परिवार के साथ रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी थी, एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटे की उम्र 12 साल थी और बेटी 14 साल की थी। कहा यह जा रहा है कि परिवार में अक्सर कलह का माहौल रहता था, अक्सर पति पत्नी में विवाद होता था और उसी विवाद की वजह से आज इस घटना को अंजाम दिया गया। तो विनोद यादव लगातार तनाव में रहते थे। सुबह 6 बजे से घटना चल रहा था और 7 बजे के आसपास उन्होंने एक एक करके पहले पत्नी और दोनों बच्चों को गोली मार करके मौत के घाट उतारा। उसके बाद उन्होंने खुद फांसी लगा ली। अंदर से जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि जब पहली गोली चली है तो उसके अगल बगल रहने वाले लोग, जो दूसरे सिपाही हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने विनोद यादव को समझाने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसने धमकी दी कि बाकी सारे लोग वहां से चले जाएं, उसके हाथ में पिस्टल है, वो सीधे दूसरे लोगों को भी मौत के घाट उतार सकता है। तो इतनी बड़ी वारदात हुई जो है, उसके बाद जो है पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। अभी दोनों परिवारों के आने का इंतजार किया जा रहा है। अभी जो शव हैं चारों जो है वो अंदर ही रखे गए हैं। पुलिस पहुंच चुकी है, पंचनामा किया जा रहा है। दोनों परिवारों के आने के बाद जो है इसका पोस्टमार्टम करके वो उनके परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है, जैसे आप पहले बता रहे थे, कि 3 दिन के अंदर प्रयागराज में 2 बड़ी वारदातें हुई और 2 जहां पर पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। और खास बात यह है कि दोनों ही मामलों में जो परिवार के लोग हैं वही पूरे परिवार की मौत की वजह बने हैं। पहली वारदात में हमने देखा था कि जो बुजुर्ग दंपत्ति का बेटा था, उसने साजिश रच के पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा। तो आज की जो घटना है उसमें परिवार के मुखिया ने ही सारे लोगों का कत्ल किया, उसके बाद खुद सुसाइड कर लिया। तो बेहद हैरान कर देने वाली ये घटना है और इसलिए भी बहुत इस पर अफसोस होता है, क्योंकि 15 मई का जो दिन होता है, जो कल का दिन था, वो विश्व परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो परिवार दिवस से एक दिन पहले और एक दिन बाद 2 घटनाएं प्रयागराज में हुई हैं और दोनों बेहद हैरान कर देने वाली हैं। जी बिल्कुल मोइन, सवाल एक और भी उठता है कि जिस तरीके से ग्रुप सेंटर में घटना हुई, जवानों में जो तनाव बढ़ रहा है, उनके जो पारिवारिक अवसाद बढ़ रहे हैं, क्या इसको लेकर कुछ विचार करेंगे बड़े अधिकारी? क्योंकि तमाम ऐसी रिपोर्ट्स पूरे देश भर में वक्त वक्त पर आती रहती हैं और अगर छत्तीसगढ़ का हम जिक्र कर लें तो वहां पर जितनी जवानों की मृत्यु नक्सलियों की गोलियों से नहीं होती, उससे ज्यादा जवान या तो मलेरिया से मर जाते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। हालात कमोबेश यही है, आंकड़ों में थोड़ा फर्क हो सकता है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जो यहाँ अंदर से देखिए, कैमरे के सामने आने को कोई तैयार नहीं हुआ है, लेकिन जो जवान अंदर से बाहर आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि विनोद यादव पहले बहुत अच्छे स्वभाव का था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अक्सर वो तनाव में रहता था, अक्सर अफसोस में डूबा रहता था, घंटों कहीं किसी ख्यालों में खोया रहता था। तो शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिली है कि कुछ पारिवारिक विवाद था, जो आशंका जताई जा रही है। अब दोनों के परिवार के लोग जब आएंगे, उसके ससुराल के लोग, उसके अपने घर के लोग जब वो डिटेल से बयान देंगे, तब वो वजह सामने आएगी। क्योंकि आज सुबह इस वारदात को अंजाम देने से पहले उसने अपने कई रिश्तेदारों को फ़ोन किया था, कई दोस्तों को भी फ़ोन किया था और उनसे पूरे हालात के बारे में बताया था कि अब उसका जीना मुश्किल हो रहा है। तो कौन से ऐसे हालात थे जिसकी वजह से वो इतना तनाव में रहता था, इस बात की पड़ताल होना बेहद ज़रूरी है। और चूंकि ग्रुप फोर्स का मामला है, सेंट्रल फोर्स का मामला है, तो अधिकारियों को भी इस बात पर ध्यान देना होगा कि अपने जवानों को कैसे तनाव मुक्त करें, कैसे अच्छा माहौल दें, ताकि वो इस तरीके की घटना को अंजाम ना दे सकें, खुद किसी अवसाद से ग्रसित ना हो और अच्छे माहौल में काम कर सकें। बिल्कुल, शुक्रिया मोइन जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो तस्वीर प्रयागराज की है, जहां पर ग्रुप सेंटर में एक जवान ने पहले अपनी पत्नी को मारा और उसके बाद खुद को भी गोली मार ली, 2 बच्चों को भी मार दिया। इन सब के बीच औरैया हादसे पर लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औरैया हादसे पर दुख जताया है। 24 मजदूरों की मौत हुई है और अब प्रधानमंत्री ने भी इस घटना पर अफसोस जाहिर किया है। उन्होंने अपनी संवेदना प्रकट की है और उन्होंने कहा है कि मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। यूपी के औरैया में जो सड़क हादसा हुआ है वो दुखद है और घायलों के ठीक होने की उन्होंने कामना की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी औरैया हादसे पर दुख जताया है।
प्रधानमंत्री के साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अपनी संवेदना प्रकट कर चुके हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी अपनी संवेदना जाहिर कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने भी मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर की। उन्होंने कहा कि औरैया में जो सड़क हादसा हुआ है दुखद है। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।